तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी द्वितीय यानी हिंदी सेकंड का समास। तो समास चैप्टर पढ़ने से पहले हम देखते हैं समास होता क्या है। देखिए, समास जैसे संधि होती है वो दो वर्णों से मिलकर बनी होती है, उसी तरीके से समास है वो दो शब्दों के मेल को संक्षिप्त बनाता है। जैसे बड़ा शब्द हो उसको छोटा रूप देने के लिए क्या किया जाता है, उसको संक्षिप्त बना दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, शोक में मग्न, शोक में मग्न। तो इस में को हटाकर इन दोनों शब्दों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है और एक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं समास। अब इस शब्द से ये वाला जो शब्द बना है, दो शब्दों से ये वाला जो शब्द बना है, ये जो प्रोसेस हुई, जो प्रक्रिया हुई, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, इनको भी नाम दिया गया है। इस शब्द को क्या कहते हैं, समास विग्रह करना, यानी समास को तोड़ना, और इसको कहते हैं समस्त पद। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि समस्त पद किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि दो शब्दों को मिलाकर जो एक संक्षिप्त शब्द बन जाता है, तो उस संक्षिप्त पद को हम समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह क्या कहते हैं, समस्त पद के टुकड़े करना समास विग्रह कहलाता है। ये तो दो चीज की समास विग्रह, समस्त पद। अब समास की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, दो शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, यानी जो प्रोसेस होता है उसको हम समास कहते हैं। समास विग्रह से समस्त पद, यानी दो शब्दों को जब छोटा करके जो समस्त पद बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ये तो तीन चीजें हमने पढ़ ली, समास, समास विग्रह और समस्त पद। अब हम पढ़ते हैं समास के कौन कौन से भेद होते हैं। तो समास के चार भेद होते हैं। समास के भेद, समास के चार भेद होते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, और नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। पहले तत्पुरुष समास, अव्ययी समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के अलावा दो समास और थे हमारे पास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। लेकिन अब कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के उपभेद मान लिया गया है, इसलिए हमारे सामने समास टोटल रह गए 4, और जो दो भेद और है ना, वो हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं अव्ययी भाव पड़ा था समास। समास क्या है, दो शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो संक्षिप्त शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है, और उस समस्त पद के टुकड़े करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद हमने पढ़े हैं 4, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। सबसे पहला समास हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। पहले हम इसके उदाहरण लिखते हैं ताकि हम परिभाषा अच्छे से समझ सकें। प्रतिदिन, नंबर 3 आजन्म, नंबर 4 प्रतिवर्ष, नंबर 5 यथाशक्ति। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि इसका जो पूर्व पद का मतलब दो शब्द मिलकर बने हैं, तो ये जो पद होगा वो पूर्व पद है, और बाद वाला जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, उत्तर पद। इसी तरीके से देखिए, ये पूर्व पद है
और ये है उत्तर पद। ये पूर्व, ये उत्तर, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। यानी हमेशा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो पहला जो शब्द होगा, जो पहले आगे जुड़ा हुआ होगा, वह पूर्व पद कहलाएगा और बाद वाला क्या कहलाएगा, उत्तर पद कहलाएगा। तो इसका जो पूर्व पद होता है वो हमेशा अव्यय होता है। अव्यय आपको पता है, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के आधार पर कभी चेंज नहीं होते, जैसे अनु, प्रति, अभी, आ, यथा। ठीक है, तो देखिए प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसका समास विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। और ये प्रतिदिन है वो क्या है, समस्त पद। प्रत्येक दिन ये क्या होगा, इसका समास विग्रह है। आमरण यानी मरण तक, आजन्म जन्म भर, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष, नेक्स्ट देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इन उदाहरण को अपन ने देख लिया तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी अव्ययी भाव समास की, कि इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद हमेशा अव्यय होता है। ये इसकी परिभाषा है कि अव्ययी समास में पहला पद हमेशा प्रधान होता है और इसका प्रथम जो पद होता है वो अव्यय कहलाता है या अव्यय होता है। वही कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। हमेशा चीज को, परिभाषा को, डेफिनेशन को आप उदाहरण के थ्रू समझिएगा, जल्दी याद होती है। नहीं तो क्या है, आप परिभाषा पहले रखते हो फिर उसके उदाहरण लर्न करते हो। ऐसा नहीं है, उदाहरण आप समझो, उदाहरण से अपने आप परिभाषा बनाओ। नेक्स्ट अपने पास देखिए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट समास है अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। कारक आपने पढ़े हुए होंगे, पहले की कक्षाओं में हमने पढ़ा है। तो कारक की विभक्तियां कौन सी होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, अब यहाँ पे से है वो द्वारा होगा, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, अपादान से। अब यहाँ पर जो से आएगा वो अलग होने के अर्थ में होता है, यानी किसी चीज से अलग हो जाना, तो यहाँ पे होगा अलग होने के अर्थ में। अपादान से अलग, संबंध का के की, का के की, अधिकरण में, पे और पर। लास्ट में आता है हमारा संबोधन, लेकिन हमें इस समास में संबोधन की आवश्यकता नहीं है। कर्ता और संबोधन इन दोनों की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समास में कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों का लोप होता है। इस समास में क्या होता है, कर्म से लेकर के अधिकरण तक की विभक्तियों का लोप होता है, कर्ता का लोप नहीं होता। क्योंकि कर्ता कौन होता है, कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला हर जगह उपस्थित होता है। तो कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों का इसमें लोप होता है। हम उदाहरण के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे विभक्तियों का लोप होता है। देश हित, राजपुत्र, पथभ्रष्ट, घुड़सवार, हस्तलिखित, नेक्स्ट देखिए डाकघर। देश हित, देश का हित,
क्या संबंध, का कहाँ पर आ रहा है, संबंध। तो यानी देश का हित, देश के लिए हम क्या करें, हित। तो यहाँ पर देश से क्या हो रहा है, इसका संबंध स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर भी हमारा संबंध तत्पुरुष काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए पथ भ्रष्ट, यानी पथ से अलग, पथ से भ्रष्ट होया हुआ, यानी पथ से अलग होया हुआ। तो अलग से कहाँ पर आएगा, अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष, तो यहाँ पर होगा हमारा अपादान। नेक्स्ट देखिए घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो पर कहाँ पर आ रहा है, हमारे अधिकरण में पर, तो यहाँ पर पे आ रहा है। नेक्स्ट देखिए हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा। तो यहाँ पर से यानी द्वारा, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। तो यहाँ पर द्वारा किसके, कारण, तो यहाँ पर कारण तत्पुरुष। नेक्स्ट है डाकघर, तो डाक के लिए घर, डाक के लिए घर। तो के लिए कहाँ पर आया है, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे का, से, पर, से, के और का, इस तरीके से विभक्तियों का लोप हो रहा है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या बनेगी हमारी, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद नहीं होता, उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, और कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों का लोप होता है या कारक चिन्हों का लोप होता है। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास की परिभाषा हमारी क्या बनेगी कि वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये हमारे तत्पुरुष समास की परिभाषा बन गई। अब देखिए तत्पुरुष समास के अंदर 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, नन तत्पुरुष, नन तत्पुरुष समास, नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और इसके बाद है हमारा द्विगु समास, द्विगु समास। नन तत्पुरुष समास, इस समास में न का अभाव होता है, यानी न शब्द वाले जितने भी समास होंगे जहां पर नकारात्मक सेंटेंस जिसको अपन बोलते हैं, तो न के अर्थ वाले हमेशा किस समास में होंगे, तत्पुरुष समास में होंगे, नन तत्पुरुष में। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं। अनाथ, इसका फर्स्ट उदाहरण है अनाथ, सेकंड उदाहरण है अमर, थर्ड इसका उदाहरण है हमारे सामने असत्य, फोर्थ हमारे सामने इसका उदाहरण है अधर्म, 5 है नास्तिक, अनाथ, यानी नहीं है, अनाथ क्या होता है, जिसका कोई भी नाथ नहीं होता, जिसको कोई भी पालन पोषण करने वाला नहीं होता। तो नाथ, न नाथ, देखे मर, न मर यानी जो नहीं मरता। असत्य, न सत्य यानी सत्य नहीं है जो। नेक्स्ट देखिए अधर्म, न धर्म। नेक्स्ट देखिए नास्तिक, न आस्तिक, जो आस्तिक नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए सब में न का अर्थ है, यानी नकारात्मक जहां पर सेंटेंस होंगे या शब्द होंगे जहां पर जो फर्स्ट पद होता है वो हमेशा न होता है, वहां पर आप कौन सा समास लिखेंगे, नन तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से नन तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी कि जिस समस्त पद का पहला पद है वो नकारात्मक होता है तो वह समास नन तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या परिभाषा बताएंगे आप, पहले आप उदाहरण को समझिए। इसमें देखिए जो फर्स्ट पद है वो हमेशा न का अर्थ देता है, तो आप नन तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या बताएंगे, ऐसा समास जिसका पूर्व पद हमेशा नकारात्मक होता है वह नन तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा नन तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट समास हम देखते हैं हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के उदाहरण हम लिखते हैं।
नील कमल। नेक्स्ट देखिए चंद्रमुख। नेक्स्ट देखिए पर्णकुटी। नेक्स्ट देखिए महात्मा। नेक्स्ट देखिए कुबुद्धि। अब इस समास में क्या होता है, नील का अर्थ होता है नीला, कमल यानी पुष्प कमल का, तो नीले रंग का पुष्प, तो कमल की विशेषता क्या है कि वो नीले रंग का है। नेक्स्ट देखिए मुख चंद्र, यानी मुख है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। पर्णकुटी, कुटिया है वो किसकी है, पत्तों की है। नेक्स्ट देखिए महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान है। तो बुद्धि, बुद्धि कैसी है, बुरी है, तो बुद्धि की विशेषता क्या होगी कि वो बुरी बुद्धि है ना। तो यहाँ पर उदाहरण से आपको स्पष्ट हो रहा है कि हमेशा जो उत्तर पद होता है उसकी विशेषता बताता है, कौन बताता है, पूर्व पद। तो इस समास की परिभाषा क्या हो गई, ऐसा समास जो दूसरे पद की यानी उत्तर पद की विशेषता, पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता प्रकट करता है, या पूर्व पद की उपमा बताता है, कौन, उत्तर पद। उत्तर पद की उपमा कौन बताता है, पूर्व पद। तो इस तरीके से इस समास की परिभाषा क्या हो गई, ऐसा समास जिसमें पूर्व पद हमेशा उत्तर पद की विशेषता बताता है या उपमा प्रकट करता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसका समास विग्रह देखिए हम कैसे करेंगे। नील कमल, नीला है जो कमल। अब इस समास में हमेशा लगभग जो शब्द हमेशा आता है इसमें, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अब इसमें समान क्यों आया, क्योंकि इसमें उपमा दी गई है उसको, उस मुख को किसके समान बता दिया गया, चंद्र के समान। नेक्स्ट देखिए पर्णकुटीर, पर्ण से बनी है जो कुटिया, पर्ण से बनी है जो कुटी या कुटिया। नेक्स्ट देखिए महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। नेक्स्ट देखिए कुबुद्धि, कु यानी बुरी, बुरी है जो बुद्धि। तो इस प्रकार इस समास की प्रथम जो पद है वो किसको, किसकी विशेषता प्रकट करता है, उत्तर पद की विशेषता बताता है या उत्तर पद की उपमा बताता है। वो समास कौन सा कहलाता है, कर्मधारय समास। कर्मधारय और नन तत्पुरुष दो समास हमने पढ़ लिए हैं, ये तत्पुरुष के ही हम उपभेद पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए द्विगु समास, तत्पुरुष का थर्ड जो है वो है द्विगु समास। द्विगु समास, हम सबसे पहले इसके उदाहरण लिखते हैं। तो इसका उदाहरण है चौराहा, चौमासा, नवग्रह, शताब्दी, सप्तर्षि। नवरात्रा। उदाहरण में देखिए सबसे पहले पूर्व पद पर देखिए आप, चौ, चौ, नौ, शत, सप्त और नौ, यानी चौ का मतलब चार, चौ का मतलब भी चार, नौ का मतलब नौ, शत का मतलब 100, सप्त का मतलब 7 और नौ का मतलब 9। तो इस शब्द से हमें क्या समझ में आ रहा है कि संख्या बताई गई है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और जो उत्तर पद होता है वो समूहवाची होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसका समास विग्रह करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। चौराहा, चार राहों का समूह, का समूह। तो ये देखिए पहला पद है वो संख्यावाची हो गया,
और जो सेकंड शब्द है वो राहों का समूह है, यानी समूहवाची हो गया। चौमासा 4 मासों का समूह है, यानी 4 महीनों का समूह है, क्या कहलाएगा? चौमासा। तो 4 मासों का समूह है। 4 क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। मासों का समूह क्या हो गया? समूहवाची। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह है, समूह है। नेक्स्ट देखिए शताब्दी 100 वर्षों का समूह है। नेक्स्ट देखिए सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए नवरात्र 9 रात्रियों का समूह है। तो इस समास में देखिए हमेशा जो पहला पद होता है वो संख्या बता रखी है, देखो 4 4 9 100 7 9, और लास्ट वाला जो उत्तर पद है वो हमेशा समूह बताता है। राहों का समूह है, मासों का समूह है, ग्रहों का समूह है, वर्षों का समूह है, ऋषियों का समूह है और रात्रियों का समूह है। ये हमारा हो गया द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसके उदाहरण हम देखते हैं। माता पिता, रात दिन, सुख दुख, आशा निराशा। तो इसमें देखिए दोनों ही पद अपना समान अधिकार रख रहे हैं, दोनों की अपनी वैल्यू है। माता पिता दोनों शब्दों की अपनी वैल्यू है, रात दिन दोनों की अपनी कुछ वैल्यू है। तो इस समास की परिभाषा क्या होगी? ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और हमेशा दोनों पदों के बीच में और का लोप होता है। जैसे इसका समास विग्रह हम देखेंगे, माता और पिता, जहां पर ये योजक चिन्ह आ जाता है ना, इसका मतलब समझ लेना वहां पर और का लोप है। रात और दिन, सुख और दुख, सुख और दुख, आशा और निराशा। तो इस समास में क्या होगा? और का लोप होगा। परिभाषा क्या बनेगी इसकी? ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और हमेशा और दोनों पदों के बीच में और का लोप होता है, उस समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा समास आता है बहुव्रीहि समास। नंबर 4 बहुव्रीहि समास। ये समास है वो हमारे शब्द विचार भी हमने योग रूढ़ पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसमें उदाहरण देखिए, दशानन। नंबर 2 देखिए दशानन। आगे देखिए नीलकंठ। नंबर 3 देखिए गजानन। नंबर 4 देखिए निशाचर। अब इस समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। और दशानन इस शब्द का क्या अर्थ हो गया? 10 मुख। अब हर किसी के तो 10 मुख होते नहीं है। अर्थ क्या निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है। इन दोनों शब्दों के मेल से क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा तीसरा। तो इस समास की परिभाषा आप क्या बताओगे कि इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, लेकिन दोनों पद मिलकर एक तीसरा ही अर्थ देते हैं। उसे हम कौन सा समास कहेंगे? बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए 10 है जिसके आनन, आनन अर्थात मुख, तो ये कौन होगा? 10 है जिसके आनन? रावण। अब विशेष अर्थ प्रकट हो गए ना, 10 है जिसके मुख। अभी मैं 10 जो मुख लगे हुए मुखौटा पहन लूं
तो मैं क्या दशानन थोड़ी ना हो जाऊंगी। तो दशानन का अर्थ क्या हो गया, 10 है जिसके आनन। किसको जानते हैं हम 10 मुख के नाम से, दशानन यानी रावण को। नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। अब कंठ नीला किसका था, भगवान शिव का, तो इसलिए नीलकंठ किसको कहेंगे, भगवान शिव को नीलकंठ, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है। अभी अपन अपने कंठ के नीला रंग का कलर कर ले तो अपन नीलकंठ तो बन नहीं जाएंगे ना, तो नीलकंठ हम किसको बोलेंगे, भगवान शिव को। तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है नील और कंठ मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है कौन, भगवान शिव। गजानन, गज के समान मुख है जिसका, गज के समान मुख है जिसका। अब गज के समान मुख किसका था, भगवान गणेश का, तो ये भी तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, निशाचर, निशा यानी रात्रि, निशा में विचरण करता है जो, निशा में विचरण करता है जो। तो निशा में विचरण कौन करता है, राक्षस। अब रात को तो अपन भी ढूंढते हैं, तो इसका मतलब अपन निशाचर तो हो नहीं गए। निशाचर कौन करता है, तीसरा अर्थ देता है, इसलिए इसको कहते हैं निशा में विचरण करता है जो, अर्थात राक्षस। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर दोनों अर्थ मिलकर एक तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हमारे समास कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।